हेलो फ्रेंड्स, सर्वज्ञ कोचिंग क्लासेस के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। आज हम हिस्ट्री का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, एंटरटेनमेंट एंड हिस्ट्री। अब आप सोचेंगे, एंटरटेनमेंट और हिस्ट्री, इसका क्या कनेक्शन है? कनेक्शन बहुत गहरा है। हम जैसे जैसे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे आपको समझ आएगा कि मनोरंजन यानी एंटरटेनमेंट सिर्फ टाइम पास नहीं है, बल्कि ये हमारी सोसाइटी और कल्चर का आईना है। हम सबने सुना है कि इंसान की बेसिक नीड्स क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। बिल्कुल सही। लेकिन इन तीनों के अलावा एक और चीज़ है जो उतनी ही ज़रूरी है, और वो है एंटरटेनमेंट। ये कोई लग्जरी नहीं, बल्कि एक ज़रूरत है। जैसे हमारे शरीर को काम करने के लिए खाना चाहिए, वैसे ही हमारे दिमाग को फ्रेश रहने के लिए, स्ट्रेस से दूर रहने के लिए एंटरटेनमेंट चाहिए। सर ने बिल्कुल सही कहा, लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एंटरटेनमेंट हेल्दी नहीं होता। तो हेल्दी एंटरटेनमेंट क्या है? सिंपल टर्म्स में, ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो आपके माइंड को फ्रेश करे, आपको एक्टिव बनाए और जिससे आपका या किसी और का कोई नुकसान ना हो। ऐसा मनोरंजन जो स्ट्रेस और डिप्रेशन को कम करने में हेल्प करे। फॉर एग्जाम्पल, फेस्टिवल सेलिब्रेट करना, कहीं घूमने जाना या कोई स्पोर्ट्स खेलना, ये सब हेल्दी एंटरटेनमेंट के एग्जाम्पल्स। करेक्ट। तो चलिए देखते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम एंटरटेनमेंट की ज़रूरत को समझेंगे, फिर हम एक्टिव और पैसिव एंटरटेनमेंट के बीच का डिफरेंस देखेंगे। उसके बाद हम थोड़ा हिस्ट्री में जाएंगे और फोक थिएटर यानी लोक कला, जैसे पपेट्री यानी कठपुतली भी कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। फिर हम दशावतार के डिवाइन परफॉर्मेंसेस को स्टडी करेंगे और आखिर में हम देखेंगे कि कैसे इन्हीं पुरानी ट्रेडिशन से आगे चलकर मराठी थिएटर का उदय हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो एंटरटेनमेंट को हम दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक्टिव एंटरटेनमेंट और पैसिव एंटरटेनमेंट। दोनों के बीच का फर्क बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। एक्टिव एंटरटेनमेंट वो होता है जिसमें आपका फिजिकल और मेंटल दोनों तरह का पार्टिसिपेशन हो, यानी आप खुद उस एक्टिविटी को कर रहे हैं, यू आर द डूअर। वहीं दूसरी तरफ पैसिव एंटरटेनमेंट वो है जिसमें आप सिर्फ एक ऑडियंस है, आप बैठकर देख रहे हैं। एग्जाम्पल से ये और क्लियर हो जाएगा, जैसे ग्राउंड पर जाकर क्रिकेट खेलना, ये हुआ एक्टिव एंटरटेनमेंट। लेकिन घर पर टीवी पर बैठकर क्रिकेट मैच देखना, वो हो गया पैसिव एंटरटेनमेंट। समझ आया? बिल्कुल। सिंपल रूल है, जब आप कुछ क्रिएट कर रहे हो या पार्टिसिपेट कर रहे हो वो एक्टिव है, और जब आप सिर्फ देखकर एंजॉय कर रहे हो वो पैसिव है। दोनों ही अपनी जगह जरूरी हैं। अब सोचिए, जब आज के जैसे टीवी, मोबाइल, इंटरनेट नहीं थे, तब लोग खुद को एंटरटेन कैसे करते होंगे? चलिए पिछले समय में चलते हैं और देखते हैं। आज तो हमारे पास एंटरटेनमेंट के लिए अनलिमिटेड ऑप्शंस है, लेकिन एक समय था जब मनोरंजन का सबसे पॉपुलर तरीका था फोक थिएटर यानी कि लोक नाट्य। और इसी ट्रेडिशन में एक बहुत ही खूबसूरत और पुरानी कला है जिसे हम पपेट्री या कठपुतली कहते हैं। देखिए, कठपुतली शब्द दो शब्दों से बना है, कठ यानी लकड़ी और पुतली यानी डॉल। ये एक ऐसी थिएटर फॉर्म है जिसमें पपेट्स को यानी गुड़िया को, जो इंसान या जानवर जैसे दिखते हैं, उन्हें एक पपेटियर जिंदा करता है। पपेटियर धागों की मदद से इन पपेट्स को कंट्रोल करता है और पर्दे के पीछे से उनकी आवाज़ भी निकालता है। ऐसा लगता है जैसे पपेट्स खुद ही बोल रहे हैं और स्टोरी बता रहे हैं। और ये कोई नई कला नहीं है, ये बहुत पुरानी है। आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस में, यानी जब पुरानी जगहों की खुदाई हुई, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट से मिट्टी की गुड़िया के अवशेष मिले हैं। इससे अंदाजा लगाया जाता है कि उस समय भी पपेट्री जैसी कोई कला मौजूद थी। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, एंशिएंट इजिप्ट में भी इसके प्रमाण मिले हैं। पुराने भारत में ये पपेट्स आमतौर पर लकड़ी, ऊन या चमड़े जैसी चीजों से बनाए जाते थे। यह कला पूरे इंडिया में फैली और हर जगह इसने अपना एक अलग रूप ले लिया। वैसे तो राजस्थान इसके लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, लेकिन इसके अलावा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका जैसे स्टेट्स में भी कठपुतली एक इम्पॉर्टेंट कल्चरल ट्रेडिशन है। हर स्टेट का अपना एक अलग अंदाज। चलिए अब एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट फोक थिएटर फॉर्म की बात करते हैं, जिसका नाम है दशावतार। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, दश मतलब 10 और अवतार मतलब इनकारनेशंस। यह परफॉर्मेंस पूरी तरह से हिंदू माइथोलॉजी पर आधारित है। ये थिएटर फॉर्म भगवान विष्णु के 10 अवतारों की कहानियों पर बेस्ड है। ऐसी मान्यता है कि जब भी धरती पर पाप और अन्याय बढ़ जाता था, तब भगवान विष्णु अलग अलग रूप में अवतार लेते थे ताकि वो धर्म की स्थापना कर सके।
यहाँ इनकार्नेशन या अवतार शब्द का मतलब समझना जरूरी है। इसका मतलब होता है जब कोई देवता या आत्मा धरती पर एक फिजिकल फॉर्म में यानी एक शरीर के रूप में उतरती है, और इसका मकसद हमेशा धर्म की स्थापना करना और बुराई को खत्म करना होता है। बिल्कुल। तो जिन 10 अवतारों की कहानियां दशावतार शोज में दिखाई जाती हैं वो हैं मत्स्य यानी मछली, कुर्मा यानी कछुआ, वराह यानी सुअर, नरसिम्हा जो आधे इंसान और आधे शेर थे, वामना यानी बौना, परशुरामा भगवान रामा, भगवान कृष्णा, बुद्धा और आखिरी कल की अवतार जो आने वाले समय में होगा। तो दशावतार शो होता कैसे है? हर परफॉर्मेंस की शुरुआत भगवान गणेशा की स्तुति से होती है, जिन्हें विघ्नहर्ता यानी सारी बाधाओं को दूर करने वाला माना जाता है। इसके एक्टर्स बहुत इलैबोरेट मेकअप और कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं। अक्सर कैरेक्टर्स को दिखाने के लिए लकड़ी के बने ट्रेडिशनल मास्क्स का इस्तेमाल होता है, और परफॉर्मेंस में सिर्फ एक्टिंग नहीं बल्कि डायलॉग्स, म्यूजिक और गाने का एक सुंदर मिश्रण होता है। इसमें माइथोलॉजी से जुड़ी कहानियां जैसे भगवान कृष्ण की दही हांडी की लीलाएं दिखाई जाती हैं। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अब हम अपने लेक्चर के आखिरी टॉपिक पर आते हैं। सवाल ये है कि दशावतार जैसे फोक ट्रेडिशंस का आगे चलकर मॉडर्न थिएटर पर क्या असर पड़ा। बहुत बड़ा असर पड़ा, खासकर महाराष्ट्र स्टेट में मराठी थिएटर के डेवलपमेंट पर। ये पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दशावतार की परंपरा को मराठी थिएटर का प्रीकर्सर माना जाता है। प्रीकर्सर का मतलब होता है ऐसी चीज जो किसी दूसरी चीज से पहले आती है और उसके विकास का रास्ता बनाती है। तो एक तरह से दशावतार ने मॉडर्न मराठी थिएटर के लिए नींव यानी फाउंडेशन रखी। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल फिगर का नाम आता है, श्यामजी नायक राजे। 18th सेंचुरी में उन्होंने एक ट्रूप बनाई यानी एक मंडली, जो पूरे महाराष्ट्र में घूम घूम कर दशावतार के शोज करती थी। इससे ये आर्ट फॉर्म बहुत पॉपुलर हुआ और इसने मराठी थिएटर के उदय के लिए जमीन तैयार की। और आखिर में ये नाम आपको जरूर याद रखना है, विष्णुदास भावे। उन्हें फादर ऑफ मराठी थिएटर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने दशावतार जैसी मिथोलॉजिकल कहानियों को एक सिस्टमैटिक तरीके से एक स्ट्रक्चर्ड स्टेज प्ले के रूप में पेश किया। उन्होंने मराठी थिएटर को एक नई पहचान दी। तो इन सब बातों से हम क्या सीखे? हमने देखा कि एंटरटेनमेंट सिर्फ मौज मस्ती नहीं है, ये हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति और हमारी परंपराओं को झांकने की एक खिड़की है। चाहे वो कठपुतली हो या दशावतार, ये सिर्फ परफॉर्मेंसेज नहीं है, बल्कि ये हमारी विरासत का, हमारे हेरिटेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। बिल्कुल। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है, जिसके बारे में आप जरूर सोचिए। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एंटरटेनमेंट का चेहरा बदल रही है, हम अपने इतिहास के कौन से हिस्सों को अपने साथ आगे ले जा रहे हैं? और शायद इससे भी इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि अनजाने में ही सही, हम कौन से हिस्सों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं? इस पर जरूर विचार करिएगा। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। इस चैप्टर को जरूर रिवाइज करें और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। सर्वज्ञ कोचिंग क्लासेस के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिस्ट्री के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। हम अक्सर सोचते हैं कि एंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन बस टाइम पास करने का एक जरिया है, लेकिन महाराष्ट्र की हिस्ट्री में एंटरटेनमेंट इससे कहीं ज्यादा था। यह समय की हिस्ट्री बुक, क्लासरूम और मोटिवेशनल स्पीच सब कुछ एक साथ था। यस सर। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम सीखेंगे कि कैसे महाराष्ट्र में ट्रेडिशनल एंटरटेनमेंट का इस्तेमाल लोगों को सिखाने, उन्हें इंस्पायर करने और यहाँ तक कि हिस्ट्री को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता था। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। बच्चों सोचो, आजकल के जो रैप बैटल्स होते हैं और पुराने जमाने के जो लोकगीत या फोक सॉन्ग्स होते थे, इनमें क्या कॉमन हो सकता है? थोड़ा अजीब लग रहा होगा, है ना? लेकिन इनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कॉमन है, स्टोरी टेलिंग। दोनों ही अपने टाइम की, अपने समय की कहानी बताते हैं। दोनों ही सोसाइटी की वैल्यूज, उसके हीरोज और उसके स्ट्रगल्स को आवाज देते हैं। एक तरह से ये लोगों की नब्ज होते हैं, जिसे रिदम और राइम में बांधकर सबके सामने पेश किया जाता है। तो चलिए हमारे पहले फोक आर्ट फॉर्म से शुरू करते हैं, जिसका नाम है भारुद। ये एक ऐसा यूनिक आर्ट फॉर्म था जिसमें एंटरटेनमेंट के साथ साथ बहुत गहरी स्पिरिचुअल बातें यानी आध्यात्मिक सीख भी जुड़ी हुई थी। सर, व्हाट एग्जैक्टली इज अ भारूड? स्टूडेंट्स को ये टर्म नया लग सकता है। गुड क्वेश्चन। देखो, भारूड एक मेटाफोरिकल सॉन्ग है।
मेटाफोरिकल मतलब जिसमें एक गहरा मतलब, एक डीपर मीनिंग, एक रूपक छुपा हो। ऊपर से सुनने में तो ये एक सिंपल गाना लगता है, लेकिन उसके शब्दों में जिंदगी के लेसन छुपे होते हैं। करेक्ट। इसका मेन पर्पस स्पिरिचुअल या एथिकल होता था, मतलब लोगों को मॉरल वैल्यूज, सही और गलत के बारे में सिखाना। और ये अक्सर रोड शोज की तरह परफॉर्म किया जाता था। कलाकार गांव-गांव जाकर लोगों को लाइफ के बारे में एजुकेट करते थे। बिल्कुल, द मेन पर्पस वाज एजुकेशन। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं था, इसका असली मकसद था लोगों को जिंदगी के अलग-अलग पहलुओं के बारे में सिखाना और लाइफ की डिफिकल्टीज को, मुश्किलों को कैसे फेस करें, इसके लिए तैयार करना। ये एक तरह से एक्टिव लर्निंग थी परफॉर्मेंस के थ्रू। और इस फॉर्म को महाराष्ट्र में पॉपुलर किसने किया? ये नाम एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसे नोट कर लीजिए। द पायनियर ऑफ भारूद वॉज संत एकनाथ। यस, संत एकनाथ 16th सेंचुरी के एक बहुत बड़े संत थे। लोग उन्हें एक आइडल, एक गुरु मानते थे। इसलिए उनकी कही हुई बातों का उनके भारूच का लोगों पर बहुत गहरा असर होता था। संत एकनाथ के भरूच की खास बात क्या थी? उनका स्टाइल बहुत ड्रामेटिक और पोएटिक था। वो कहानियों के जरिए अपनी बात कहते थे। और उसमें विटी ह्यूमर भी होता था, मतलब हंसी मजाक के जरिए वो बहुत गहरी बातें समझा देते थे, जिसे लोगों को वो आसानी से याद हो जाती थीं। He covered a wide variety of subjects, and his main aim was always to provide education and life lessons in an engaging way. Okay, अब हम स्पिरिचुअल से थोड़ा सेक्युलर फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है तमाशा। ये एक ऐसा फोक थिएटर था जो पूरे महाराष्ट्र में बहुत बहुत पॉपुलर हुआ। यह तमाशा वर्ड पर्शियन लैंग्वेज से आया है। इसका मतलब होता है अ प्लीजिंग साइट, यानी एक ऐसा दृश्य जिसे देखकर खुशी हो, जो आंखों को अच्छा लगे। करेक्ट। ये एक फोक थिएटर है जो 18th सेंचुरी में बहुत पॉपुलर हुआ। इसमें म्यूजिक, डांस और ड्रामा तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। इट वॉज थिएटर फॉर द कॉमन पीपल, फॉर द मासेस। तमाशा के भी दो ट्रेडिशनल टाइप्स थे। पहला संगीत बारी। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, संगीत बारी में फोकस म्यूजिक और डांस पर ज्यादा होता था। गाना और नाच ये मेन अट्रैक्शन थे। और दूसरा टाइप था ढोल किचा फाड़। यहाँ पर फोकस ड्रामा यानी एक्टिंग पर ज्यादा होता था। एक पूरी कहानी, एक नाटक स्टेज पर प्रेजेंट किया जाता था। एक टिपिकल तमाशा परफॉर्मेंस का एक सेट स्ट्रक्चर होता था। हमेशा शुरुआत होती थी गाना से। गाना मतलब? ये लॉर्ड गणेशा को डेडिकेट किया गया एक इन्वोकेशन सॉन्ग होता था, एक प्रार्थना कि शो अच्छे से हो बिना किसी रुकावट के। गाना के बाद आता था गौलान। ये लॉर्ड कृष्णा की लाइफ से जुड़ा एक छोटा सा ड्रामेटिक एपिसोड होता था। और आखिर में मेन परफॉर्मेंस, जिसे वाग कहते हैं। ये मेन ड्रामेटिक प्ले होता था, जिसमें बहुत सारा ह्यूमर और कभी-कभी सोशल कमेंट्री यानी समाज पर टिप्पणी भी होती थी। कुछ पॉपुलर तमाशा प्लेज के नाम थे विच्छा मझी पूरी करा, यानी मेरी इच्छा पूरी करो, और गधावाचे लगना, यानी गधे की शादी। आप इनके टाइटल से ही समझ सकते हैं कि ये कितने ह्यूमरस और एंटरटेनिंग होते होंगे। They often dealt with everyday wishes और funny situations to entertain the audience. चलिए आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर। अगर आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ रहा है और आपकी पढ़ाई में हेल्प हो रही है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करें। ऑलराइट, हमारा अगला फोक फॉर्म है पवादा। ये हंसी मजाक से थोड़ा अलग है। इसका काम था लोगों के दिलों में जोश, हिम्मत और देशभक्ति की आग जलाना। तो पवाड़ा क्या है? इट इज अ ड्रामेटिक नरेशन और अ बैलेड। बैलेड का मतलब होता है एक ऐसी कविता या गीत जो एक कहानी बताता हो, खासकर बहादुरी की कहानी। और ये कहानी किसकी होती थी? हीरोइक मेन एंड वुमेन की। उनके महान कामों को, उनकी बहादुरी को, उनके बलिदान को ग्लोरीफाई किया जाता था। इसका मेन पर्पस था सुनने वालों को इंस्पायर करना, उनके अंदर जोश भरना। पवाड़ा की हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। इसकी शुरुआत 17th सेंचुरी में हुई, जब अज्ञादास नाम के एक कवि ने छत्रपति शिवाजी महाराज की अफजल खान पर जीत के ऊपर एक पवाड़ा लिखा था। और समय के साथ ये बदलता गया। ब्रिटिश राज के टाइम पवाडाज में फ्रीडम फाइटर्स जैसे चपेकर ब्रदर्स की बहादुरी के किस्से गाए जाते थे। और 1947 के बाद भी जब संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट चल रहा था, तब भी लोगों को इंस्पायर करने के लिए पवाडाज का इस्तेमाल किया गया। ये दिखाता है कि पवाड़ा कितना अडेप्टेबल था। इससे एक बात साफ होती है, वर्ड्स आर मोर पावरफुल देन एनी वेपन। शब्द किसी भी हथियार से ज्यादा ताकतवर होते हैं। दे कैन इंस्पायर, मोटिवेट एंड क्रिएट अ फायर इन पीपल। एग्जैक्टली। पवाड़ा इज प्रूफ की स्टोरी टेलिंग से भी क्रांति लाई जा सकती है। सही शब्दों से, जोश से भरी परफॉर्मेंस से लोगों को एक्शन लेने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। तो हमने भारूद, तमाशा और पवाड़ा के बारे में जाना।
लेकिन इन सभी पुरानी चीज़ों के बारे में आज पढ़ने की क्या ज़रूरत है? वाई डू दीज स्टोरीज मैटर टुडे? ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका लेगेसी, इनकी विरासत क्या है? फर्स्ट, दे आर इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल सोर्सेस। उनसे हमें उस समय की सोसाइटी, उनके वैल्यूज और इम्पॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में पता चलता है। सेकंड, दे वर अ टूल फॉर सोशल एजुकेशन, लोगों को एथिक्स, मोरालिटी सिखाते थे। थर्ड, दे वर टूल्स फॉर इंस्पिरेशन, जैसे हमने पवाड़ा में देखा। एंड फाइनली, दे आर अ वाइटल पार्ट ऑफ महाराष्ट्राज कल्चरल हेरिटेज, यह हमारी सांस्कृतिक पहचान का एक अनमोल हिस्सा है। सो ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, दे वर लाइक द क्लासरूम्स, न्यूज़पेपर्स एंड हिस्ट्री बुक्स ऑफ देयर टाइम, ऑल रोल्ड इनटू वन। और इसी के साथ हम एक आखिरी सवाल पर आते हैं। सोचो, 8 से 100 साल बाद जब हिस्टोरियंस हमारे टाइम को स्टडी करेंगे, तब वो हमारी कहानी जानने के लिए क्या देखेंगे? क्या वो हमारी मूवीज देखेंगे, हमारे वायरल वीडियोस, हमारे सॉन्ग्स? कौन सा एंटरटेनमेंट फॉर्म हमारे टाइम की कहानी बताएगा? ये सोचने वाली बात है। चलिए, इसी के साथ आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको सब अच्छे से समझ आया होगा। इस चैप्टर को टेक्स्ट बुक से एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। और अगर आपने अब तक सर्वज्ञ कोचिंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलेगा, ताकि आपको हमारे अगले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक